मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके ठीक बगल में देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार भी वहां पर बैठे हुए हैं डिप्टी। और इस तरह से एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला मंच पर लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और तमाम बड़े नेताओं के, दिग्गजों की इस वक्त मौजूदगी है। गृह मंत्री की ये तस्वीरें आपके सामने है। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह, चूंकि वक्त बेहद कम है, 11:18 हो चुके हैं, 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बस कुछ देर का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आएंगी। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को इस मंच का हिस्सा बनाया है और इसके जरिए 2024 का एजेंडा सेट किए जाने की कोशिश। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज के इस मंच के जरिए क्या 24 का एजेंडा भी सेट होगा? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, 24 का एजेंडा तो पहले से ही तय है। ये तय है कि विकसित भारत जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगा, और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री पद पर बैठकर भारत को विकसित भारत में परिवर्तित करने के यज्ञ में सफल होंगे। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जैसे 272 प्लस 2014 में 300 प्लस जो है 2019 में, उस तरह हम 350 प्लस जो है हमको 2024 में जनादेश प्राप्त होना सुनिश्चित है। 2024 का एजेंडा आप कह रहे हैं कि पहले से ही सेट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, और यहां पर देखिए मुस्कुराते हुए ये जो चेहरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए आज सिर्फ 3 ही लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, मोहन यादव का और दोनों डिप्टी सीएम का। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। जरा सोचिए, ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2003 से शासन में रही, 2018 में 1.5 सालों के लिए उसका शासन जरूर गया, फिर वापसी की, और उसके बाद प्रचंड तरीके से 2023 का जनादेश उसकी ओर से प्राप्त किया गया है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और विनोद अग्निहोत्री जी, मुझे याद आता है 2003 में जिस रथ का इस्तेमाल उमा भारती की ओर से किया गया था, दरअसल वो रथ गुजरात से मंगाया गया था और वो रथ नरेंद्र मोदी का था। वातानुकूलित वाहन, उसी से उन्होंने अलग अलग हिस्सों में जाकर रथ का प्रचार प्रसार किया था, और उसी रथ का इस्तेमाल पहले पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद चुनाव जीता था। तो तब के प्रदेश के प्रभारी थे अरुण जेटली। उनका यह मानना था कि ये जो मोदी का रथ है वो गौरवशाली इतिहास मध्य प्रदेश में रचेगा, उपयोगी होगा। किताबों में इसका जिक्र मिलता है जब मैं पढ़ती हूं तो ये बड़ा नरेंद्र मोदी जी का जो कनेक्शन रहा है मध्य प्रदेश से, वो भी बड़ा दिलचस्प रहा है। मोदी जी प्रभारी भी रहे मध्य प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी हिमाचल के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं जब वो जनरल सेक्रेटरी थे। अशोक 1998 में मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। बिल्कुल। तो इसलिए मध्य प्रदेश से तो उनका रिश्ता है ही, और गुजरात और मध्य प्रदेश वैसे भी सीमांत राज्य हैं। बिल्कुल। तो काफी कुछ एक दूसरे का जो है आना जाना है। रथ की राजनीति, असल में रथ जो है इस देश की राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और तमाम राजनेताओं को रथ बड़ा फायदेमंद हुआ है। नहीं, लेकिन ये जो मोदी जी का जबरदस्त रथ रहा ना, कि मतलब गुजरात में उन्होंने इस्तेमाल किया, जीत हासिल की, फिर मध्य प्रदेश में प्रकाश सिंह बादल ने इस्तेमाल किया, जीत हासिल की, और अभी जो उनका रथ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो रथ, देखिए, रथ राजनीति में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में किया न्याय रथ, वो मुलायम सिंह को दिया, वो क्रांति रथ बन गया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा गुजरात से निकाली, सोमनाथ तक से अयोध्या की। उसके मोदी जी उस वक्त वहां पर उसके संचालक थे उस रथ यात्रा के, और फिर मोदी जी ने रथ पूरा गुजरात में निकाला, और वही रथ जिसको वहां भारती का आप जिक्र कर रही है, और वो रथ यात्रा मोदी जी को इतनी फलीभूत हुई कि मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बने इस देश के। तो रथ की राजनीति इस देश में काफी फलीभूत होती है राजनेताओं को। तो मुझे लगता है कि रथ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो रोड शो के जरिए एक रथ तैयार किया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि मध्य प्रदेश में भी मैं खुद ही मौजूद थी जब इंदौर में उनकी रथ यात्रा या रोड शो कह सकते हैं कि अपार भीड़ वहां पर उभरी हुई थी। और यहां पर फिलहाल हम देख पा रहे हैं बड़े नेताओं की बातचीत। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, मुझे याद आता है 1998 में बाबूलाल गौर को उन्होंने चुनाव लड़ने को मना किया था। उन्होंने कहा कि आप अपनी बहू को लड़ा दीजिए, तो बाद में फिर उनके बहू ने इनकार कर दिया, बाबूलाल गौर जी खुद चुनावी मैदान में। तो नरेंद्र मोदी का रोल उस समय 1998 से ही कितना बड़ा रहा है, इस बात को समझा जा सकता है एमपी की राजनीति में। विनोद जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, इसीलिए ये सारे जो नेता मध्य प्रदेश के आज हैं, ये सब मोदी जी से मतलब
व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट रहे हैं। बिल्कुल। और मोदी जी का जो एक राजनीति की शैली भी है कि जब जहां भी जिम्मेदारी उनको मिलती है तो जो भी वहां शिवराज जी पहुंच गए हैं। अब शिवराज जी की बॉडी लैंग्वेज पर जरा आपकी टिप्पणी। यहां पर पुष्कर सिंह धामी के बगल में जाकर बैठे हैं और वहां पर लोगों में उत्साह भी अपार आ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच गए हैं, वो शिवराज जी के और ये बगल में बैठे हुए हैं विष्णुदत्त शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिवराज जी की बॉडी लैंग्वेज पे बड़ी नजर रहने वाली है आज। देखिए, शिवराज जी बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं। हाँ। और आप देखिए जिस तरह से आगे बैठे हैं और जिस तरह उन्होंने वेव किया है भीड़ को, तो इससे लगता है कि उनका आत्मविश्वास जो है वो कहीं कमजोर नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री वो नहीं बन रहे हैं, मुख्यमंत्री 16.5 साल रह लिए, लेकिन उनका आत्मविश्वास जो है, और ना ही वो इस तरह का कोई प्रदर्शन कर रहे हैं कि रूठे हुए हैं, घर बैठ गए या आए तो बहुत डाउन चेहरा लेकर के। आप कहीं भी उनके चेहरे पे किसी तरह का निराशा नहीं देख सकते, निराशा नहीं देख सकते। ये भाव कहां से आता है? क्योंकि राजनीति में या वैसे भी आमतौर पर व्यवहारिक तौर पर बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ये आत्मविश्वास कहां से आता है? ये आत्मविश्वास इसलिए आता है कि एक तो पहली बात, अगर आप अपने संगठन के प्रति आपकी निष्ठा मजबूत है, अपनी वैचारिक निष्ठा मजबूत है और भीतर से आप सहज हैं। आमतौर पर जो लोग असहज रहते हैं उनके सामने समस्या होती है। बिल्कुल। शिवराज चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे न रहे हो, उनकी सहजता जो है वो सबको भाती है। इसीलिए उनके खिलाफ व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में हम लोगों को कहीं नहीं दिखाई पड़ती। अब तो ये एक उनका स्वभाव जो है, सहजता जो उनकी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब कुर्सियों में किसको कहां बिठाया गया है उस पर भी बड़ी नजर रहेगी। हालांकि हम सब ने देखा था कि मध्य प्रदेश में जब फोटो सेशन हो रहा था विधायकों का, तो मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे थे, लेकिन किस तरह से वो पहली पंक्ति में आकर सबसे आगे खड़े हो गए, तो हालांकि इससे डिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन आज मंच पर कौन कहां बैठता है इससे भी एक कद का निर्धारण होता है। और यकीनन जितने केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज हैं, वो बीच में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। नरेंद्र तोमर किनारे बैठे हैं, कृषि मंत्री रहे और अब विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका उनकी ओर से निभाई जाएगी। एक बार प्रेम शुक्ला जी की जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, तो अब आपके दिग्गजों पर भी निगाह रहने वाली है कि किस दिग्गज को बीजेपी कहां पर बिठाती है और मध्य प्रदेश में किसकी भूमिका क्या तय करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह आप ही बताए, तीसरी पंक्ति का व्यक्ति जो है वो प्रथम व्यक्ति हो गया। कल चौथी पंक्ति में आदरणीय भजन लाल जी बैठे थे तो प्रथम पंक्ति में आ गए। तो इसलिए चाहे जो जिस पंक्ति में बैठा हो, वो एक ही विचार दर्शन का सिपाही है, एक ही पार्टी का कार्यकर्ता है और हर किसी की योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान होता है उसे, और उस अवसर को वो जो है स्वर्ण में परिवर्तित करने की कला में दक्ष होता है। और वही तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। और आज प्रेम शुक्ला जी को हम लोगों की बातें बहुत सूट कर रही हैं। आज तो बिना विरोध के हमारी सारी बातें मानते हुए चले जा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। चलिए फिलहाल ये पंक्तिबद्ध तस्वीरें, नरेंद्र तोमर की बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है विनोद जी? नहीं, नरेंद्र तोमर जी की बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही है कि उन्होंने जो भी फैसला हुआ है पार्टी का उसको स्वीकार कर लिया है। और वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, सदन को बहुत बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के और देश की भी राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से विधानसभा पद की कुर्सी उनकी गरिमा के अनुकूल है। और मुझे लगता है इस भाव से वो संतुष्ट हैं कि चलिए 5 साल जो है वो राज्य की राजनीति में कम से कम एक सम्मानित संवैधानिक पद पर रहेंगे। बिल्कुल। और राज्य की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प होती है। हालांकि शिवराज जी से जब पूछा गया कि क्या आप दिल्ली अब आएंगे, तो उन्होंने कह दिया भैया हम तो दिल्ली नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तो उनकी भूमिका आगे क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।